गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था और वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है और उसके ट्रेंड्स क्या हैं, ग्रुप के अंदर वो किस प्रकार से ट्रेंड करती है और पीरियड के अंदर उसका किस प्रकार का ट्रेंड है। हम लोगों ने सब बातें की थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर या आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों का आज का टॉपिक है। सो बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। क्या हमारे पास कोई आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी वही हमारी क्या कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात कुछ वैसी ही है, वहां पर हम लोग बाहर से एनर्जी दे रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं कि जब भी हम लोग कहीं पर किसी भी एलिमेंट के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है और यहां पर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? जितने भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों ने यहां पर बात की। अब अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, क्लियर आप लोगों को? तो बाहर से जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो उस समय यहां पर बेटा एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरी बात समझ में आ गई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो इस वजह से हम लोग इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस वजह से हम लोग इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, the amount of energy is released when an extra electron added in the cell of an वही isolated gaseous atom, और मैं आयन भी कह सकता। क्लियर है? तो उस समय जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। आपको पता है जहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगी बेटा? यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी हमारी? नेगेटिव होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी हमेशा नेगेटिव रहेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी एक्सोथर्मिक नेचर की भी होती है और दूसरा एंडोथर्मिक नेचर की भी। दोनों नेचर की हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मौजूद होती है। तो जरा समझते हैं किस प्रकार से बात करते हैं, कैसे, तो समझते हैं इस बात को। बात कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर ना, ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो जरा देखिए, एक एलिमेंट है एक्स, वो अपनी आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में ही है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो बेटा उसके ऊपर क्या चार्ज बनेगा? एक्स नेगेटिव। तो इस समय यहां पर जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, एनर्जी मतलब रिलीज होगी। लेकिन अगर मैं कहीं पर बात करूं कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं तो बेटा उस समय आपका जो इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड कर रहे हो वो इजीली इसके अंदर ऐड नहीं हो पाता है। रीजन क्या है आप लोगों के पास? तो जब इजीली ऐड नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा हो गया, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से वे सेकंड इलेक्ट्रॉन वहां पर इजीली क्या नहीं हो पाता बेटा? ऐड नहीं हो पाता है, एंटर नहीं कर पाता सेल के अंदर। तो हम लोगों को बाहर से उसको और एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? वहां पर बताओ कौन सा नेचर होगा? बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। तो बेटा यहां पर पूछा जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
हम लोगों की कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों की क्या होती है, नेगेटिव। कुछ केसेस के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी पॉजिटिव होती है, हम लोग वहां पर बात करेंगे कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बात करता हूँ, और बात किसकी करता हूँ बेटा, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो O नेगेटिव, और अगर O नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो बेटा इसका O2 नेगेटिव। अगर मैं इनकी डेल्टा H की बात करूं यहाँ पर, तो कितनी होगी इनकी डेल्टा H की वैल्यू, तो यहाँ पर बेटा इसके लिए ऑक्सीजन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल है, और इसके लिए +780 किलो जूल पर मोल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। इसके पीछे रीजन क्या पता चला, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे लिए ऐड करना मुश्किल हो गया, तो वहां पर क्या हो गया मुश्किल, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होती है। तो क्वेश्चन भी यहां पर लिख लेना, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है, एक्सप्लेन करो। तो आप लोगों के आसपास आंसर इसका हो चुका है, आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक है। क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जरा देखिए क्या होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा आपने किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो बेटा उसने अपने ऊपर क्या चार्ज बनाया, नेगेटिव चार्ज बनाया, क्लियर है। तो इस समय जो एनर्जी होगी दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे उसको, समझ में आ गया बेटा। तो डेल्टा H इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी H1। दूसरा X नेगेटिव के अंदर अगर आप लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो X2 नेगेटिव, इस समय इसको क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा H2 इजी, ठीक है। अगर आप लोग इसके अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो X3 नेगेटिव, that is delta H3 electron gain enthalpy. So these energies are known as the successive electron gain enthalpy. Clear है बेटा। तो आप लोगों को इनको क्या बोलोगे, successive electron gain enthalpy. This one is the first electron gain enthalpy, this one is the second electron gain enthalpy, this one is the third electron gain enthalpy, और commonly इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, these are the successive electron gain enthalpy. Clear है आप लोगों को। तो ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी, successive electron gain enthalpy क्या होती है, किस प्रकार से आप लोग इसकी बात करते हो। नाउ बात करते हैं इसके फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड कर रही है, जरा देख लीजिए। सो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अफेक्ट कर रही है। तो मेनली बेटा तीन फैक्टर्स हैं। पहला है एटॉमिक साइज, दूसरा है आप लोगों का न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है बेटा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों के पास यहां पर फैक्टर्स हैं। तो सबसे बात करते हैं पहले एटॉमिक साइज की। बेटा आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हो आप लोग तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अब जब बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, साथ में उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस वजह से हम लोग वहां पर बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मींस द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। समझ में आ गया। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आपको पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया आप लोगों को। न्यूक्लियर चार्ज, बेटा जैसे जैसे आप लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो उस समय आप लोग क्या देखते हो कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। किस किस का, न्यूक्लियस के बीच में एंड
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो जब आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से आता है तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिस प्रकार से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती ही जाएगी। समझ में आ गया? तीसरा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा देखिए क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आपको पता है अगर कोई हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है तो वो अपने आप में क्या है बेटा, स्टेबल है, और वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहते बाय एडिंग द एक्स्ट्रा, बाय गेनिंग द एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो अपने आप को क्या करना चाहेंगे, हाफ फील्ड रखना चाहेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस वजह से क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस लेता हूं मैं आप लोगों के साथ। तो नाइट्रोजन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p4। तो बात करें इस p के अंदर बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ पर बेटा p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप देखोगे कि ये जो नाइट्रोजन वाला केस है यहाँ पर ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप बाहर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, बाहर से आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो ये जो नाइट्रोजन है ये उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले पाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? और जब नहीं ले पाता है तो क्या होगा, यहां पर इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी एज कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन के बाद पीरियड में चलते तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्लियर है? ऑक्सीजन की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए और ऑक्सीजन की होती भी ज्यादा नेगेटिव है। क्लियर आप लोगों को? क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है बेटा, यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आई आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में आई? पक्का? चलते हैं आगे की तरफ। यहां पर एक बात और देखने की कि अगर ये लेस नेगेटिव होती है, या मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू आपको यहां पर कैसी मिल सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहेगा। तो इस वजह से ये बाहर से क्या करेगा बेटा, हम लोगों को इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब भी हम एनर्जी को बाहर से देंगे तो वो एनर्जी हमारी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, वहीं पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा नेगेटिव होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई नाइट्रोजन हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आंसर आप लोग दे सकते हो कि नाइट्रोजन के पास जो होती है वो क्या होती है बेटा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये बेटा हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनके ऊपर हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी डिपेंड करती है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या बातें हैं, जरा समझिए उनको भी। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स कैसे बढ़ते हैं, इनके ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स आपको पता है, एक तो हम लोग बात करेंगे पीरियड के अंदर और दूसरा हम लोग बात करेंगे ग्रुप के अंदर। कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो क्या इश्यू होगा जरा देख लीजिए। सर पीरियड के अंदर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अरे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेल, उसी से सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो पीरियड के अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? नेक्स्ट बढ़ते बेटा ग्रुप की बात। तो ग्रुप में आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो आपको पता है साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी थोड़ी देर पढ़ के आए होगी, घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो नेक्स्ट सेल के अंदर ऐड होते हैं यहाँ पर। क्लियर है आप लोगों को? तो ये बात थी यहाँ पर ग्रुप की और ट्रेंड्स पीरियड की। तो जरा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा चार्ट सा बनाएंगे बाद में। पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करना चाह रहे हैं बेटा। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। क्लोरीन की क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती भी जाती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती भी जाती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्लोरीन की यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा बात करेंगे क्यों होती है, आउट ऑफ ऑक्सीजन
एंड सल्फर, उसका भी सेम रीजन है, ओम शांति। तो नीचे की तरफ चलेंगे तो सल्फर की कम होनी चाहिए, लेकिन सल्फर की होती क्या है बेटा, ज्यादा होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप की बात करते हैं, ऐसा क्यों? तो इन दोनों का रीजन जो है वो सेम रीजन है, क्योंकि सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज है ना वो बहुत छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल होने की वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर पाता है। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आसानी से बेटा नहीं हो पाएगी, तो वो यहां पर क्या होगी बेटा, कम होगी। तो दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की कम होती है, किससे, क्लोरीन और सल्फर से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और सल्फर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसके अंदर नहीं आ सकता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, उसकी कम होगी। तो आपको पूछ रहे फ्लोरीन और क्लोरीन में, सर क्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा बेटा, सल्फर की ज्यादा। नेक्स्ट, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, ऐसा क्यों? तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है? आपको पता है हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर आप लोगों को? तो ये चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपने 8 ऑक्टेट को पूरा कर लूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लूं और मैं भी क्या बन जाऊं, स्टेबल। तो ये इस चक्कर में ही लगा रहता है, ये चाहता यही है कि मुझे क्या मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेगा या अट्रैक्ट कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये अगर आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो वहां पर एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी, रिलीज होगी, नेगेटिव एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है हैलोजेंस की। क्यों? क्योंकि सर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, गेन करके अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बेटा पॉजिटिव होती है, ऐसा क्यों? तो बेटा आप लोगों को पता है नोबल गैस के अंदर सारा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब जब ऑक्टेट फुली फिल्ड है तो अब जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक्स्ट्रा न्यू सेल के अंदर आना पड़ेगा, तो उस समय हमारे पास क्या होगी, उतनी आसानी से ऐड नहीं हो सकता वो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, आपको पता है जब वो फुली फिल्ड है, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखोगे तो उस समय आप लोगों को पता है कि वो स्टेबल है, फुली फिल्ड है तो, और हर कोई आदमी चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करने, नहीं चाह पाता, तो इस वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं कर पाएगा। समझ में आप लोगों को बात? और स्टेबिलिटी को लॉस नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जब आप आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो नहीं होगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। और जब आप बाहर से एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के अंदर या किसी आयन के अंदर ऐड हो रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, और जहां जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या पॉजिटिव। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ की। अभी एक दो क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। कार्बन और सिलिकॉन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, आपको मुझे ये बताना है। सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो मैं बता ही चुका हूं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन, इन सभी के अंदर बताना किस किस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सो आप लोगों को इस प्रकार से मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक की समरी पूरी तैयार करके बतानी है, पढ़ना है आप लोगों को घर पे बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी 2 क्लास और लगेंगे फिर हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और दूसरा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैलेंसी, वैलेंस सेल्स, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो भी है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो प्लीज आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक पूरा डिस्कस करना आज की क्लास के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को? सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।